गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और शेयर्स चैप्टर का एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने प्रीवियस वीडियो में लिया था और जो थ्योरी पोर्शन था उसको हमने कंप्लीट करने का कोशिश किया। और आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में ये देखेंगे कि किस तरह से शेयर्स इशू किए जाते हैं और किसको किसको हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो शेयर्स को, जैसा कि सबसे पहले यहाँ देख रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है कि शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। तो शेयर्स को कैसे इशू किया जाएगा? शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। मतलब अगर 10 रुपीज़ का शेयर है तो उसे आप 10 रुपीज़ में इशू कर दीजिए। दिस इज़ नोन एज पार, मीन्स पैरेलल। और 10 रुपीज़ का शेयर अगर आप 10 से ज़्यादा में इशू कर रहे हैं तो इट कैन बी 12, 15 वट, तो उसे हम बोलेंगे प्रीमियम। लेकिन डिस्काउंट पे इशू नहीं होंगे। डिस्काउंट पे शेयर्स कब इशू होंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एज डिस्काउंट। स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में आप ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब एक इशू किया जा रहा है शेयर्स का तो उसको आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको एबॉलिश कर दिया है। तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। तो एक ये चीज़ हमें क्लियर होती है। उसके बाद शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अब यहाँ पे इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ क्लियर करना होगा पहले कि शेयर्स किसे इशू किए जाएंगे। हम शेयर्स को पब्लिक को इशू कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये ऑब्वियस है कि हम पब्लिक कंपनी लिमिटेड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो वैसे भी शेयर इशू नहीं कर सकती पब्लिक को। तो पब्लिक कंपनी शेयर्स किसे इशू करेगी? सबसे पहले तो पब्लिक को इशू करेगी। पब्लिक से क्या मिलेगा कंपनी को? कैश मिलेगा। तो अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? हमें मतलब कंपनी को क्या मिल रहा है? तो उसके रिटर्न में कंपनी को कैश मिलेगा, क्योंकि पब्लिक से हमें कैश चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो पब्लिक हमें कैपिटल प्रोवाइड करेगी। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं पब्लिक को और उससे हमको कैश मिल रहा है। उसके बाद हम शेयर्स और किसको दे सकते हैं? तो पब्लिक के बाद हम शेयर्स देंगे, हम वेंडर्स को शेयर्स दे सकते हैं। वेंडर्स, तो शेयर्स कैन बी इशूड टू वेंडर्स। वेंडर्स से हमें क्या मिल रहा है? वेंडर से हमें असेट मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी वेंडर से कोई असेट परचेज़ किया, जैसे मशीन परचेज़ कर ली, और पेमेंट करने की जगह हमने उसको शेयर्स दे दिए। तो वेंडर्स को हम शेयर्स क्यों इशू करेंगे? क्योंकि हमने उनसे असेट परचेज़ किया है। उसके बाद शेयर्स हम लोग दे सकते हैं प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स कौन होते हैं ये ऑलरेडी आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। तो प्रमोटर्स कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, तो दे आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कंपनी। तो प्रमोटर्स को हम उनकी सर्विसेज के लिए शेयर्स देते हैं। प्रमोटर्स से हमको सर्विसेज मिलती हैं। उसके बाद हम शेयर्स दे सकते हैं अंडर राइटर्स को। अंडर राइटर्स को भी हम शेयर्स देते हैं उनकी सर्विसेज के लिए। तो अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी के शेयर्स पब्लिक परचेज़ नहीं करेगी तो वो लोग खुद परचेज़ कर लेंगे। तो इससे कंपनी ये श्योर हो जाती है कि उसके सारे के सारे शेयर्स सेल हो जाएंगे। तो अंडर राइटर्स भी हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अंडर राइटिंग सर्विस। तो उसके लिए वो लोग क्या चार्ज करते हैं? अंडर राइटिंग कमीशन चार्ज करते हैं। तो कमीशन का पेमेंट हम बैंक से ना करके हम सीधे सीधे उनको शेयर्स दे देते हैं। तो दिस इज़ नोन एज शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। मतलब यहाँ पे हम शेयर्स तो इशू कर रहे हैं पर हमको कैश नहीं मिल रहा है, हमें कुछ और मिल रहा है। हमें एसेट मिल रहा है, हमें सर्विसेज मिल रही हैं, लेकिन कैश नहीं मिल रहा है। कैश हमको किससे मिलता है? पब्लिक से। तो यहाँ पे दो कैटेगरी हो गई। शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश एंड दे कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो कैश में आप किसको इशू करोगे? पब्लिक को। और अदर दैन कैश में आप किसको इशू करोगे? वेंडर्स को, प्रमोटर्स को और अंडर राइटर्स को। तो आज हम लोग ये सेकंड वाला केस देखेंगे, व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो पहली हेडिंग देखिए यहाँ पड़ी हुई है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। तो इससे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश।
तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ऐसे कौन से केसेस हैं? परचेज ऑफ असेट्स फ्रॉम वेंडर्स, कोई पूरा का पूरा बिजनेस हमने परचेज कर लिया किसी का, तो उसके जगह हमने उसको शेयर्स इशू कर दिए। प्रमोटर्स को हमने शेयर्स इशू कर दिए, अंडर राइटर्स को हमने शेयर्स इशू कर दिए। तो ये जो शेयर्स हैं ये आप पार पे और प्रीमियम पे दोनों तरह से इशू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब किस तरह से इशू किए जाएंगे, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ असेट और बिजनेस। तो या तो आप कोई असेट परचेज करेंगे या पूरा का पूरा बिजनेस परचेज करेंगे। तो यहाँ पे मतलब वेंडर की बात हो रही है, तो हमको एक परचेज अमाउंट का पेमेंट करना है और अमाउंट का पेमेंट करने के लिए हम कैश की जगह शेयर्स दे रहे हैं या फिर कैश और शेयर्स दोनों दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप असेट परचेज करोगे तो उसकी एंट्री होगी असेट डेबिट टू वेंडर, वेंडर मतलब जिससे भी आपने असेट परचेज किया। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो होती है वेंडर डेबिट टू कैश या बैंक, वेंडर का पेमेंट करने की। तो पहले आप असेट परचेज करेंगे, बाद में उसका पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने की जगह आप क्या दे रहे हैं, उसको शेयर्स दे रहे हैं। तो पहली एंट्री तो सभी को समझ में आ गई होगी, लिखी हुई है यहाँ असेट डेबिट टू वेंडर, और उसके बाद ये एंट्री होगी देखिए वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे कैश भी हो सकता था, बैंक भी हो सकता था। कैश तो खैर नहीं होगा, बैंक ही होगा, कंपनी के पेमेंट्स हैं तो बैंक से ही होंगे सारे। तो वेंडर डेबिट टू बैंक भी हो सकता है अगर हम बैंक से पैसा दे रहे हैं, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल भी हो सकता है अगर हम शेयर्स दे रहे हैं उनको, और दोनों भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ पैसा हमने बैंक से दे दिया हो और कुछ अमाउंट के हमने उसको शेयर्स दे दिए। तो ये होगा, पहले हम असेट्स परचेज करेंगे और बाद में हम उसका पेमेंट कर देंगे। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर लें। तो जब आप बिजनेस परचेज करते हैं तो आप एक्चुअली में असेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं। तो जब आप असेट्स परचेज करेंगे तो असेट को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी टेक ओवर करेंगे तो लायबिलिटी को आप क्रेडिट करेंगे, और वेंडर को भी आप क्रेडिट करेंगे। वेंडर को तो हमने यहाँ भी क्रेडिट किया था, तो वेंडर को आप यहाँ भी क्रेडिट करेंगे। तो पहले हमारी एंट्री हो रही थी असेट डेबिट टू वेंडर, अब हो रही है असेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, बस इतना सा डिफरेंस है। तो अब हम असेट के साथ साथ लायबिलिटी भी ले रहे हैं, तो असेट डेबिट होते हैं, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और वेंडर भी तो लायबिलिटी है हमारी, क्योंकि इसका पेमेंट हमें करना है। तो नेक्स्ट एंट्री में आप इसका पेमेंट कर दीजिएगा। तो असेट डेबिट टू वेंडर सिर्फ असेट परचेज करने के लिए, और असेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर जब असेट और लायबिलिटी दोनों टेक ओवर हो रहे हैं। तो इसको जब हम इलस्ट्रेशन में देखेंगे तब इजीली क्लियर हो जाएगा। तो पहला हमने देखा कि जब हम वेंडर्स को शेयर्स इशू कर रहे हैं, दूसरा था जब हम प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करेंगे, और थर्ड था जब हम अंडर राइटर्स को शेयर्स इशू करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। तो जब आप प्रमोटर्स को शेयर्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए सिर्फ एक ही एंट्री आपको करनी है। दो एंट्री यहाँ लिखी हुई हैं, आप एक ही एंट्री कर सकते हो। पहली एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, और दूसरी होगी प्रमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे प्रमोटर्स अकाउंट आप हटा भी सकते हैं, प्रमोटर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है और डेबिट हुआ है, इसको हटा दीजिए। तो एंट्री देखिए क्या बन गई हमारी, गुडविल अकाउंट डेबिट या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो एक ही एंट्री सफिशिएंट होगी व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स। तो क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि भाई 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड टू प्रमोटर्स, तो आप एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ के शेयर्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोटर्स को दे दिए, तो इसमें एक ही एंट्री हो जाएगी। उसके बाद अगर आप अंडर राइटर्स को शेयर्स इशू कर रहे हो, किस लिए इशू कर रहे हो, आपको कमीशन का पेमेंट करना है। कौन सी कमीशन का, अंडर राइटिंग कमीशन का। तो पहली एंट्री होगी अंडर राइटिंग कमीशन को ड्यू करने की, तो एंट्री हो गई अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स, और दूसरी एंट्री में आप पेमेंट कर दीजिए अंडर राइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। बैंक तब लिखेंगे जब हम कुछ पेमेंट बैंक से कर रहे हो, तो हम पूरा का पूरा पेमेंट बैंक से भी कर सकते हैं, पूरा पेमेंट शेयर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और कुछ पेमेंट शेयर्स के थ्रू और कुछ पेमेंट बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ऐसा तो वेंडर के साथ भी हो सकता है और अंडर राइटर के साथ भी हो सकता है। तो ये हो गई एंट्रीज हमारी व्हेन शेयर्स आर इशू टू अंडर राइटर्स फॉर पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। तो दो एंट्री यहाँ पे होंगी, यहाँ एक एंट्री मत करिएगा, यहाँ दो एंट्री करिएगा, पहले कमीशन को ड्यू करने की और बाद में पेमेंट करने की। तो इस तरह से ये तीन केसेस हम लोग ने डिस्कस किए। तो ये जो मेन टॉपिक हमारा चल रहा है वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पे शेयर्स तो इशू कर रहे हैं हम, लेकिन कैश नहीं मिल रहा है हमको, कैश की जगह हमें कुछ और मिल रहा है।
तो अब देखते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन यहाँ दिया हुआ है, लिखा हुआ है ITC लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम राम ब्रदर्स फॉर 18 लाख। तो पहले तो हमने मशीन परचेज किया, तो आपने बनाया जर्नल ऑफ ITC लिमिटेड, मशीनरी डेबिट टू राम ब्रदर्स, तो आपने मशीनरी परचेज कर ली। अब आप पेमेंट अगर करेंगे तो एंट्री होनी चाहिए राम ब्रदर्स डेबिट टू बैंक, लेकिन हम बैंक से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम शेयर्स दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेबल बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, हम शेयर्स देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री देखिए हो गई राम ब्रदर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल, 18 लाख रुपए का पूरा पेमेंट हमने कर दिया। तो ये तो हो गया व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार यानी पैरेलल। लेकिन हो सकता है आपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए हों, तो अगर आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो इसका मतलब होता है कि शेयर का जो भी प्राइस है उससे ज़्यादा। तो अगर 100 रुपये का शेयर था और उसको आपने 120 में या 110 में इशू किया है, तो ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ होता है ये आपका गेन होता है। अगर 100 की चीज़ आप 110 रुपये में या 120 रुपये में सेल कर रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ये आपका गेन है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट हो या गेन हो हमेशा क्रेडिट होता है, इसका मतलब प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। और इस प्रीमियम को आप क्या बोलेंगे, इसे आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व बोलेंगे। तो अभी तक जो एंट्री आप कर रहे थे राम ब्रदर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसमें क्रेडिट में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी ऐड हो जाएगा। देखिए ये देखिए राम ब्रदर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। अब शेयर्स आप पार पे इशू करें या प्रीमियम पे इशू करें, वेंडर को 18 लाख रुपए ही मिलेगा। वेंडर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप शेयर्स को पार पे इशू कर रहे हो या प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप मार्केट जाते हैं और आप किसी चीज़ का पेमेंट करते हैं। तो अगर आपको 2000 रुपीज़ का पेमेंट करना है तो आप 2000 रुपीज़ का एक नोट भी दे सकते हो, 200 के 10 नोट्स भी दे सकते हैं आप, या 20 रुपीज़ के 100 नोट भी दे सकते हैं। तो आप नंबर ऑफ नोट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेलर को इस बात से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको हर कंडीशन में 2000 रुपीज़ ही मिलना है। इस बात पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है कि आप क्या नोट देंगे उसको, आप 2000 का नोट देंगे या आप 100 का नोट देंगे या आप 200 का नोट देंगे या 50 का नोट देंगे, कुछ भी दे सकते हैं आप। तो नंबर ऑफ नोट्स विल चेंज, द क्वांटिटी ऑफ नोट्स विल चेंज बट द ओवरऑल अमाउंट विल नॉट चेंज। तो देखिए दोनों ही केसेस में राम ब्रदर्स को 18 लाख ही मिल रहा है। बस डिफरेंस इतना है कि फर्स्ट कैटेगरी में हमने पूरे 18 लाख के शेयर्स दे दिए थे, पूरे 18 लाख के। अब आपका थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स आपको कितने देने हैं। तो सबसे पहले देखिए केस क्या कह रहा है। नाउ शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 100 रुपीज़ का शेयर है, 100 रुपीज़ में अगर आप 20% ऐड कर दें तो अब आपका जो शेयर है वो 120 रुपये का हो गया। तो इसका मतलब अब आप 120 रुपये के शेयर में पेमेंट कर रहे हो। तो शेयर की वैल्यू 100 ही रहती है हमेशा। 100 का मतलब इस क्वेश्चन में 100 है तो 100 ही रहेगी। अगर 10 दी हुई है तो वो 10 ही रहेगी। मतलब जो शेयर का जो फेस वैल्यू होता है, जो नॉमिनल वैल्यू होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो अगर शेयर 100 का है तो वो 100 का ही रहेगा हमेशा। तो अगर हम 120 यहाँ पे कह रहे हैं तो इसका मतलब है 100 + 20, 100 रुपीज़ फॉर शेयर्स एंड 20 रुपीज़ फॉर प्रीमियम, वो अलग अलग कंसिडर किया जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें कितने इशू करने होंगे। अब तो हमको पेमेंट करनी है 18 लाख की, और अब आप उसको डिवाइड कर देंगे 120 से, क्योंकि अब आपका एक शेयर कितने रुपए का है, 120 का। तो नाउ यू विल इशू ओनली 15,000 शेयर्स। तो 15,000 शेयर्स अब आपको इशू करने होंगे। तो अब आपने एंट्री क्या कर रखी है, राम ब्रदर्स को डेबिट आपने ऑलरेडी कर रखा है 18 लाख रुपए से। शेयर कैपिटल तो क्रेडिट ही होगा, तो क्रेडिट कर दिया। और प्रीवियस एंट्री में और इस एंट्री में एक डिफरेंस है कि प्रीमियम भी क्रेडिट हो गया है। मैंने अभी बताया कि प्रीमियम आपके लिए गेन होता है और कैपिटल गेन होता है, इसको आपने क्रेडिट कर दिया। तो अब आपको शेयर कैपिटल और प्रीमियम का सिर्फ अमाउंट निकालना है। तो बहुत ईजी है, 15,000 जो आपने निकाला इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, शेयर्स का अमाउंट आ जाएगा, और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। तो इतना सिंपल है निकालना इसको। तो एंट्री आपको ऑलरेडी पता है कि अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो प्रीमियम क्रेडिट होगा ही होगा। शेयर कैपिटल तो वैसे भी क्रेडिट होगा हमेशा। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे,
टोटल पेमेंट जितना करना है उसको इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे हमेशा, इशू प्राइस से। 100 का शेयर 120 में इशू हो रहा था तो 120 से हमने डिवाइड कर लिया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, और नंबर ऑफ शेयर्स को अब आप 100 से मल्टीप्लाई करिए तो शेयर्स की अमाउंट आ गई, और 20 से मल्टीप्लाई किया तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट आ गया। तो इस तरह से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। यही चीज़ इलस्ट्रेशन नंबर 10 में भी की गई है। इसको सभी स्टूडेंट्स अपने आप देख लेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10 को। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि 75,000 का पेमेंट हमने पहले ही कर दिया बैंक से, और जो बचा हुआ पेमेंट है उसको हमने शेयर्स में किया है। तो ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है, सभी स्टूडेंट इसको एक बार देख लें। इलस्ट्रेशन 11 हम लोग देखेंगे। अब हम लोग एक बिजनेस परचेज कर रहे हैं और उसका पेमेंट हम लोग करेंगे। तो लिखा है कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ एसके साहू एंड गिव एक्सेप्टेंस फॉर 3 months फॉर 3 लाख रुपीज़, एंड फॉर द बैलेंस इट इशूड 12,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। तो अब आप पहली बात तो एक बिजनेस परचेज कर रहे हैं, और बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आप पेमेंट कितना कर रहे हैं? 3 लाख रुपए का तो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद आपने 12,000 शेयर्स इशू किए हैं, 100 रुपये का एक शेयर है। तो इसका मतलब 1,20,000 रुपये के आपने शेयर्स दे दिए। तो 1,20,000 के आपने शेयर्स दिए, सॉरी ये 12 लाख हो जाएगा, 1,20,000 नहीं होगा, 12 लाख के शेयर्स हैं। तो 12 लाख के आपने शेयर्स दे दिए और 3 लाख रुपीज़ का आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब टोटल 15 लाख रुपीज़ का पेमेंट आप कर रहे हैं। तो 15 लाख रुपीज़ का पेमेंट हमें कन्फर्म हो गया। तो पेमेंट कैसे आता है? आपने असेट और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो होता है परचेज कंसिडरेशन। तो असेट आपने अगर 100 रुपये के टेक ओवर किए और लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल आपने 20 रुपीज़ की ली हुई है, तो पेमेंट अब आप कितना करेंगे? 80 रुपीज़। तो परचेज कंसिडरेशन ऐसे निकाला जाता है। असेट कितने के लिए आपने, उसमें से जितने की लाइबिलिटी ली है उसको माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो होगा परचेज कंसिडरेशन। तो इस समय हमको परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब यही है कि जितना पेमेंट आप वेंडर को कर रहे हैं, तो वेंडर को आप 3 लाख रुपीज़ का बिल एक्सेप्ट करके दे रहे हैं और 12 लाख रुपीज़ के शेयर्स दे रहे हैं, तो टोटल आप 15 लाख रुपीज़ उसको देंगे। अब हमको असेट और लाइबिलिटी की डिटेल चाहिए होंगी बस। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ है द असेट्स अक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज टेकन आर। तो असेट कौन कौन से हैं? प्लांट, लैंड, स्टॉक, तीनों को डेबिट कर दिया आपने। प्लांट, लैंड और स्टॉक, 3 आपने डेबिट कर दी। ये देखिए लाइबिलिटी सिर्फ एक है, क्रेडिटर्स, तो आपने क्रेडिटर्स को देखिए क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपए। और वेंडर को आप पेमेंट कितना करने वाले थे? 15 लाख रुपए। वेंडर का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है एसके साहू, तो आपने लिख दिया टू एसके साहू 15 लाख रुपए। तो असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस परचेज कंसिडरेशन। तो असेट आपने डेबिट में लिख दिए, 3 असेट आपको दिए थे, तीनों आपने लिख दिए। लाइबिलिटी क्रेडिट में लिख दी और वेंडर भी क्रेडिट में लिख दिया, वेंडर भी क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है। अब आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। डेबिट साइड में जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 14 लाख, 3.5, 6 और 4.5, तीनों को अगर आप ऐड करें तो 14 लाख आता है, और क्रेडिट का जो टोटल आ रहा है वो 16 लाख आ रहा है। तो अगर एंट्री करने के बाद आपका डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं कर रहा है, तो अगर डेबिट साइड कम आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे? गुडविल लिखेंगे, और अगर क्रेडिट साइड कम आ रहा है तो आप लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे हमको ऐसा भी इलस्ट्रेशन मिलेगा जिसमें क्रेडिट साइड कम आएगा। तो अगर बिजनेस परचेज करने की जो एंट्री आप कर रहे हैं, पहली एंट्री कर रहे हैं, और पहली एंट्री में आपको असेट, लाइबिलिटी और परचेज कंसिडरेशन अगर तीनों दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो इनको मैच कर जाना चाहिए अपने आप, लेकिन ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो या तो डेबिट में कम आएगा या क्रेडिट में कम आएगा। डेबिट में कम आएगा तो गुडविल, क्रेडिट में कम आएगा तो कैपिटल रिजर्व। तो अभी हमने देखा डेबिट में कम आ रहा था तो हमने गुडविल लिख दिया। तो ये एंट्री इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब हमको 15 लाख रुपीज़ का पेमेंट करना है। तो क्वेश्चन है तो आपको पहले ही बता दिया कि पेमेंट कैसे करना है। तो ये देखिए नेक्स्ट एंट्री, पहले हमने एसके साहू को क्रेडिट किया, अब हमने डेबिट किया। तो एसके साहू डेबिट टू बिल्स पेबल टू इक्विटी शेयर्स। तो 3 लाख का हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया और 12 लाख रुपए के हमने शेयर्स उसको दे दिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 12। आशीष एंड कंपनी परचेज्ड मल्टीमीडिया बिजनेस ऑफ HT इम्पैक्स। तो जर्नल आप किसका बनाएंगे? आशीष का। बिजनेस हम किसका परचेज कर रहे हैं? HT इम्पैक्स। तो ये हो गया वेंडर। ओन्ड बाय DN सरकार, तो आप DN सरकार का नाम लिख दीजिए। अब अभी हमने देखा कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस परचेज कंसिडरेशन। अगर इन तीन में से दो पता है तो तीसरा निकाला जा सकता है, पर अगर तीनों पता है तो उस केस में टोटल दोनों तरफ सेम आना चाहिए। लेकिन अगर सेम नहीं आता तो डेबिट में कम आता है तो गुडविल, और क्रेडिट में कम आता है तो कैपिटल रिजर्व। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमको दो चीज़ दी है या तीन चीज़ दी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 10 रुपये के शेयर में अगर 20% ऐड किया जाए तो आता है 12 रुपये। तो आपने 40,000 शेयर्स 12 रुपये के हिसाब से इशू कर दिए। तो इसका मतलब आपने 4,80,000 रुपये के तो शेयर्स दे दिए। 40,000 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो 4,80,000 रुपये के तो आपने शेयर्स दे दिए, जिसमें से 4 लाख रुपये के शेयर्स हैं और 80,000 रुपये प्रीमियम है, क्योंकि 40,000 इंटू 10 और 40,000 इंटू 2। तो 10 रुपये शेयर्स का अमाउंट है और 2 रुपये प्रीमियम का अमाउंट है। तो टोटल 4,80,000 में 4 लाख रुपये के शेयर्स हैं और 80,000 का प्रीमियम है। तो टोटल 4,80,000। तो इस तरह से आपने पेमेंट किया और उसके बाद बैलेंस अमाउंट 2 लाख रुपये का आपने चेक से दिया है। तो इसका मतलब टोटल आपने 6,80,000 रुपये का पेमेंट किया है। तो 6,80,000 रुपये का पेमेंट आपने किया, तो इसका मतलब असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन तो आपको पता चल गया कि 6,80,000 का परचेज कंसिडरेशन है। अब हम देखते हैं हमको असेट और लाइबिलिटी दोनों दी हैं या एक ही दिया हुआ है। फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज वर टेकन, प्लांट, स्टॉक, लैंड। 3 असेट दिए हैं आपको, तो असेट तो दिए हुए हैं। असेट का ज़रा टोटल कर लेते हैं। 3 और 2 5 लाख और 5 लाख, 10 लाख का तो असेट हमको दिख रहा है, 10 लाख। लाइबिलिटी देखते हैं, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। तो 4 लाख की लाइबिलिटी दिख रही हैं, 3 + 1 4 लाख की। अब अगर इसको ऐड किया जाए इस पूरी इक्वेशन को, तो इसे दोनों तरफ सेम आना चाहिए। 10 लाख इज इक्वल टू 10,80,000 यहाँ पे तो आ रहा है। 4 लाख और 6,80,000 ये होता है 10,80,000, 10.8 लाख, और इधर है सिर्फ 10 लाख। तो डेबिट साइड में हम देख रहे हैं फिर से कम आ रहा है। डेबिट साइड में 80,000 रुपये कम आ रहा है, तो अब हम लिखेंगे गुडविल, फिर से गुडविल लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे किया जा रहा है इसी तरीके से। असेट्स 3 दिए थे, डेबिट किया। लाइबिलिटी 2 दी थी, क्रेडिट की। पेमेंट कितना करना था? 6,80,000 का अभी हमने निकाला, उसको भी क्रेडिट कर दिया। देखा डेबिट साइड में 80,000 कम आ गया, तो डेबिट साइड में गुडविल हमने लिख दिया। और अब आप पेमेंट कर दीजिए जैसे कहा गया था। टोटल 6,80,000 रुपये का पेमेंट करना है। 4 लाख के तो शेयर्स हो गए, 80,000 का प्रीमियम हो गया और 2 लाख रुपये बैंक से दे दिया। तो ये एंट्री तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली। तो इस तरह से हमने पेमेंट कर दिया। तो पहली एंट्री में गुडविल आपको निकालना आ गया होगा कि अगर डेबिट साइड कम आता है तो गुडविल और क्रेडिट साइड कम आएगा तो कैपिटल रिजर्व। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें क्रेडिट साइड कम आएगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 13 में बस ऐसा ही किया गया है। 13 में कैपिटल रिजर्व देखिए आ रहा है। बाकी पूरे क्वेश्चन में ऐसा कोई भी स्पेशल पॉइंट नहीं है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 को सभी स्टूडेंट देख लेंगे। यहाँ पे क्रेडिट में आप देखेंगे कि कम आ रहा है, तो कैपिटल रिजर्व लिखा गया है और कोई चेंज नहीं है। और इलस्ट्रेशन नंबर 16 में भी ऐसे ही है। यहाँ पे आप पहले प्रमोटर्स को शेयर्स देंगे, तो प्रमोटर्स को शेयर्स देने की एंट्री हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। गुडविल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद बिजनेस परचेज किया जा रहा है। तो असेट भी आपको दे रखे हैं देखिए, और लाइबिलिटी भी दे रखी हैं, तो एंट्रीज आप पास कर देंगे ईजिली। ये देखिए, तो पहले हमने प्रमोटर्स को शेयर्स दे दिए, बाद में हमने बिजनेस परचेज किया, सारे असेट्स डेबिट हो गए और लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई। तो यहाँ पे डेबिट में कम आ रहा होगा इसलिए गुडविल लिखा हुआ है, और बाद में पेमेंट कर दिया। तो प्रमोटर्स के लिए तो एक ही एंट्री सफिशिएंट होती है। और जब आप बिज़नेस परचेज करते हैं तो एक एंट्री आप करते हैं असेट्स और लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर करने की,
और दूसरी एंट्री होती है पेमेंट करने की। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। दिस वॉज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो यहाँ पे हमने शेयर ज़रूर इशू किए पर हमको कैश नहीं मिला, हमें या तो असेट्स मिले या कोई सर्विसेज मिली। तो यहाँ पे ये देखिए हमको सर्विस मिली थी तो हमने उसके लिए शेयर्स दे दिए और यहाँ पे हमको असेट्स मिल गए। तो ये टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, वो क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो टॉपिक हमने आज किया है ये डिबेंचर्स चैप्टर में भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लें क्योंकि डिबेंचर्स चैप्टर में इसको हम दोबारा इस तरह से डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सेम होगा। जहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा है वहाँ पे डिबेंचर्स हो जाएगा बस, बाकी सारी एंट्री सेम रहेंगी। जहाँ पे भी आप देख रहे हैं शेयर कैपिटल तो वहाँ पे डिबेंचर्स हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, पूरा कंसेप्ट वही है। तो इसको बार बार हम पूरा डिबेंचर चैप्टर में इस तरह से डिस्कस नहीं करेंगे। तो वहाँ पे भी इलस्ट्रेशंस होंगे, मैं बता दूंगा, तो वो इलस्ट्रेशंस भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से देख लें और इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा उसको सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में ज़रूर सॉल्व करेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।